नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग अर्थात चौथा भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। पिछले के तीनों भाग आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। यदि कोई हमारे गले पर छुरा भी चला दे तो उसकी आंखों में आंसू न आए और तुम यहाँ बैठे पछता रहे हो। वह टोले मोहल्ले में घूम घूम कर तुम्हें बदनाम कर रहा है। सब तुम ही को बुरा कह रहे हैं। प्रभा, ये सब तुम्हारी मिथ्या कल्पना है। उसका हृदय इतना क्षुद्र नहीं है। बड़ी बहू, तुम इस तरह बैठे स्वर्ग सपना देखते रहोगे और वह एक दिन सब संबंधियों को बटोर कर बाँट बकरे की बात छेड़ देगा। फिर कुछ करते धरते न बनेगा। राय कमलानंद ने भी पत्र व्यवहार कर रहा है। कमलानंद से भी पत्र व्यवहार कर रहा है। मेरी बात मानो, अपने संबंधियों को भी सचेत कर दो। पहले से सजग करना अच्छा रहता है। प्रभाशंकर ने गौरव से उन्मत्त होकर कहा, ये हमसे मरते दम तक ना होगा। मैं ऐसा निर्लज्ज नहीं हूँ कि अपने घर की फूट का ढिंढोरा पीटता फिरूँ। ज्ञानशंकर मुझसे चाहे जो भाव रखे मुझसे चाहे जो भाव रखे, किंतु मैं उसे अपना ही समझता हूँ। हम दोनों भाई एक दूसरे के लिए प्राण देते रहे। आज भैया के पीछे मैं इतना बेशर्म हो जाऊं कि दूसरे से पंचायत कराता फिरूं। मुझे ज्ञानशंकर से ऐसे द्वेष की आशा नहीं, लेकिन यदि उसके हाथों मेरा अहित भी हो जाए तो मुझे लेस मात्र भी दुख न होगा। मुझे ज्ञानशंकर से ऐसे द्वेष की आशा नहीं, लेकिन यदि उसके हाथों मेरा अहित भी हो जाए तो मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं होगा। अगर भैया पर हमारा बोझ ना होता तो उनका जीवन बड़े सुख से व्यतीत हो सकता था। उन्हीं का लड़का है। यदि उसके सुख और संतोष के लिए हमें थोड़ा सा कष्ट भी हो तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे सिर उसके ऋण से दबे हुए हैं। मैं छोटी छोटी बातों के लिए उससे रार मचाना अनुचित समझता हूँ। बड़ी बहू ने इसका प्रतिवाद न किया, उठकर वहाँ से चली गई। प्रभाशंकर उन्हें और भी लज्जित करना चाहते थे। कुछ देर तक वहाँ बैठे रहे। आज आए तो दिल का बुखार निकालूं, लेकिन जब देर हुई तो उकताकर बाहर चले गए। मैं पहले कितनी ही बार बड़ी बहू से ज्ञानशंकर की शिकायत कर चुके थे। उसके फैशन और ठाट बाट के लिए वह कभी खुशी से रुपए नहीं देते थे, किंतु जब बड़ी बहू या अपने घर के किसी अन्य व्यक्ति को ज्ञानशंकर से विरोध करते देखते तो उनकी न्याय वृत्ति प्रज्वलित हो जाती और वह उमंग में आकर सज्जनता और उदारता की ऐसी डींग मारने लगते थे जिसको व्यवहार में लाने का कदाचित उन्हें कभी साहस नहीं होगा। बाहर आकर वह आंगन में टहलने लगे और तेज शंकर को ये देखने को भेजा कि देखो ज्ञानशंकर क्या कर रहे हैं। वह उनसे क्षमा मांगना चाहते थे, किंतु जब उन्हें पैर गाड़ी पर सवार कहीं जाते देखा तो कुछ न कह सके। ज्ञानशंकर के तेवर कुछ बदल गए थे। आंखों में क्रोध झलक रहा था। प्रभाशंकर ने सोचा, इतने सवेरे ये कहाँ जा रहे हैं? अवश्य दाल में कुछ काला है। उन्होंने अपनी चिड़िया के पिंजरे उतार लिए और दाने चुंगाने लगे। पहाड़ी के हरि भजन का आनंद उठाने में वह अपने को भूल जाया करते थे। इसके बाद स्नान करके रामायण का पाठ करने लगे। इतने में 10 बज गए और कहार ने ज्ञानशंकर का पत्र लाकर उनके सामने रख दिया। उन्होंने तुरंत पत्र को उठा लिया और पढ़ने लगे। उनकी इस वंदना में व्यवहारिक कामों से कोई बाधा न पड़ती थी। इस पत्र को पढ़कर उनके शरीर में ज्वाला सी लग गई। उसका एक एक शब्द चिंगारी के समान हृदय पर लगता था। ज्ञानशंकर कितना दंभी और ईर्ष्यालु है, इसका कुछ अनुमान हुआ। ज्ञात हुआ कि बड़ी बहू ने उसकी प्रकृति के विषय में जो आलोचना की थी वह सर्वथा सत्य थी। ये दुस्साहस, ये पत्र उसकी कलम से कैसे निकला? उसने मेरी गर्दन पर तलवार भी चला दी होती तो मैं इतना द्वेष ना कर सकता। इतना योग्य और चतुर होने पर भी उसका हृदय इतना संकीर्ण है। विद्या का फल तो ये होना चाहिए कि मनुष्य में धैर्य और संतोष का विकास हो, ममत्व का दमन हो, हृदय उदार हो, ना कि स्वार्थपरता क्षुद्रता। ममत्व का दमन ना हो, हृदय उदार हो, न कि स्वार्थपरता क्षुद्रता और शीलहीनता का भूत सिर पर चढ़ जाए। लड़कों ने शरारत की थी, डांट देते, झगड़ा मिटता, क्यों जरा सी बात की बतंगड़ बनाया? अब स्पष्ट विदित हो रहा है
कि साथ में निर्वाह ना होगा। मैं कहाँ तक दबा करूँगा, मैं कहाँ तक सिर झुकाऊँगा। खैर, उनकी जैसी इच्छा हो करें। मैं अपनी ओर से ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे मेरी पीठ में धूल लगे। मकान बांटने को कहते हैं, इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा। घर का पर्दा खुल जाएगा, संबंधियों में घर घर चर्चा होगी। हाय दुर्भाग्य, घर में 2 चूल्हे जलेंगे। जो बात कभी न हुई वह अब होगी। मेरे और मेरे प्रिय भाई के पुत्र के बीच पड़ोसी का नाता रह जाएगा। वह जो जीवन पर्यंत साथ रहे, साथ खेले, साथ हंसे, सब अलग हो जाएंगे। किंतु इसके सिवा और उपाय ही क्या। लिख दूं कि तुम जैसा चाहो घर को बांट लो। क्यों कहूँ कि मैं ये मकान लूँगा, ये कोठा लूँगा। जब अलग ही होते हैं तो जहाँ तक हो सके आपस में मन मुटाव न होने दें। ये सोच लाला प्रभाशंकर ने ज्ञान शंकर को उत्तर दिया। उन्हें अब भी आशा थी कि मेरे उत्तर की नम्रता पर ज्ञान शंकर पर अवश्य कुछ न कुछ असर होगा। क्या आश्चर्य है कि अलग होने का विचार उनके दिल से अलग हो जाए। ये विचार कर उन्होंने पत्र का उत्तर लिख दिया और जवाब का इंतजार करने लगे। 11 बजे तक कोई जवाब ना आया। दयाशंकर कचहरी जाने लगे। बड़ी बहू आकर बोली, लल्लू के साथ तुम भी चले जाओ, आज तजवीज़ सुनाई जाएगी, जाने कैसी पड़े कैसी ना पड़े। प्रभाशंकर ने अपने जीवन में कभी कचहरी के अंदर कदम न रखा था। दोनों भाइयों की प्रतिज्ञा थी कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, कचहरी का मुंह न देखेंगे। यद्यपि इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें कितनी ही बार हानियां उठानी पड़ी थी, कितनी ही बार बल खाना पड़ा था, विरोधियों के सामने झुकना पड़ा था, तथापि उन्होंने अब तक प्रतिज्ञा का पालन किया था। बड़ी बहू की बात सुनकर प्रभाशंकर बड़े असमंजस में पड़े रहे। ना तो जाते ही बनता था, न इनकार करते ही बनता था। बगले झांकने लगे। दयाशंकर ने उन्हें दुविधा में देखकर कुछ उदासीन भाव से कहा कि आपका जी न चाहता हो न चलिए, मुझ पर जो पड़ेगी मैं देख लूँगा। बड़ी बहू, नहीं चले जाएंगे, हरज क्या है। दयाशंकर, जब कभी कचहरी ना गए तो अब कैसे जा सकते हैं, प्रतिज्ञा न टूट जाएगी। बड़ी बहू, भला ऐसी प्रतिज्ञा बहुत देखी है, लाऊं कपड़े। दयाशंकर, नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा, आपके चलने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर दयाशंकर चले गए। बड़ी बहू भी पति को अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हुए घर में चली गई। प्रभाशंकर मन में बड़ी बहू पर झुंझला रहे थे। इसने मेरी कचहरी जाने का प्रश्न क्यों उठाया। मैं वहाँ जाकर क्या बना लेता। हाकिम की कलम को तो नहीं पकड़ लेता और उनसे कुछ विनय प्रार्थना ही कर सकता था, और फिर जब कभी ना गया तो अब क्यों जाऊं। जिसने कांटे बोए हैं वह उनके फल खाएगा। इस फिक्र में मैं कहाँ तक जान दे दूं। वह इसी खिन्नावस्था में बैठे थे कि ज्ञान शंकर का दूसरा पत्र पहुंचा। उन्होंने संपूर्ण दीवान खाना लेने का निश्चय किया था। प्रभाशंकर ने सोचा, मेरी नम्रता उसके क्रोध को शांत कर देगी। उस आशा के प्रतिकूल जब यह प्रस्ताव सामने आया तो उनका चित्त अस्थिर हो गया। पत्र के निश्चयात्मक शब्दों ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया। बौखला गए। क्रोध की जगह उनके हृदय में एक व्यवस्था का संचार हुआ। क्रोध प्रत्याघात की सामर्थ्य का द्योतक है। उनमें ये शक्ति निर्जीव हो गई थी। उस प्रस्ताव की भयंकर मूर्ति ने संग्राम की कल्पना तक मिटा दी। उस बालक की सी दशा हो गई जो हाथी को सामने देखकर मारे भय के रोने लगे, उसे भागने तक की सुध न रहे। उनका समस्त जीवन भ्रातृ प्रेम की सुखद छाया में व्यतीत हुआ था। वैमनस्य और विरोध की ये ज्वाला समधूप असह्य हो गई। एक दीन प्रार्थी की भांति ज्ञान शंकर के पास गए और करुण स्वर में बोले, ज्ञानू, ईश्वर के लिए इतनी बेमुरौवती ना करो। मेरी वृद्धावस्था पर दया करो। मेरी आत्मा पर ऐसा निर्दय आघात ना करो। तुम सारा मकान ले लो। मेरे बाल बच्चों के लिए जहाँ चाहो थोड़ा सा स्थान दे दो। मैं उसी में अपना निर्वाह कर लूँगा। मेरा जीवन इसी प्रकार चलने दो। मैं जब मर जाऊं तो जो इच्छा हो करना। एक थाली में ना खाओ, एक घर में तो रहो, इतना संबंध तो बनाए रखो। मुझे दीवान खाने की ज़रूरत नहीं है। भला सोचो, तुम दीवान खाने में जाकर रहोगे तो बिरादरी के लोग क्या कहेंगे, नगर वाले क्या कहेंगे। सब कुछ हो गया
पर अभी तक तुम्हारी कुल मर्यादा बनी हुई है। हम दोनों भाई नगर में राम लखन की जोड़ी कहलाते थे। हमारे प्रेम और एकता की सारी नगर में उपमा दी जाती थी। किसी को ये कहने का अवसर मत दो कि एक भाई की आंखें बंद होते ही आपस में ऐसी अनबन हो गई कि अब एक घर में रह भी नहीं सकते। मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लो। ज्ञान शंकर पर इन विनयपूर्ण शब्दों का कुछ भी असर न हुआ। उनके विचार में ये विकृत भावुकता थी जो मानसिक दुर्बलता का चिन्ह है। हाँ, उस पर कृत्रिमता का संदेह नहीं हो सकता। उन्हें विश्वास हो गया कि चाचा साहब को इस समय हार्दिक वेदना हो रही है। वृद्ध जनों का हृदय कुछ कोमल हुआ करता है। इन्होंने जन्म भर कुल प्रतिष्ठा तथा मान मर्यादा के देवता की उपासना की। इस समय अब कीर्ति का भय चित्त को अस्थिर कर रहा है। बोले मुझे आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, पर ये तो विचार कीजिए कि इस पुराने घर में 2 परिवारों का निर्वाह हो भी कैसे सकता है। रसोई का मकान केवल एक ही है। ऊपर सोने के लिए 3 कमरे हैं। आंगन कहने को तो है, किंतु वायु और प्रकाश का प्रवेश केवल एक में ही होता है। स्नान गृह भी एक है। इन कष्टों को नित्य झेला जा सकता है। हमारी आयु इतनी दीर्घ नहीं है कि उसका एक भाग कष्टों को ही भेंट किया जाए। आपकी कोमल आत्मा को इस परिवर्तन से दुख अवश्य होगा और मुझे आपसे पूर्ण सहानुभूति है, किंतु भावुकता के फेर में पड़कर अपने शारीरिक सुख और शांति का बलिदान करना मुझे पसंद नहीं। यदि आप भी इस विषय पर निष्पक्ष होकर विचार करें तो मुझसे सहमत हो जाएंगे। प्रभाशंकर, मुझे तो इस बदनामी के सामने ये असुविधाएं कुछ भी नहीं मालूम होती। मैं अब तक काम चलाता आ रहा है, जैसे अब तक काम चलता आ रहा है उसी भांति अब भी चल सकता है। ज्ञान शंकर, आपके और मेरे जीवन सिद्धांतों में बड़ा अंतर है। आप भावों की आराधना करते हैं, मैं विचारों का उपासक हूँ। आप निंदा के भय से प्रत्येक आपत्ति के सामने सिर झुकाएंगे। मैं अपनी विचार स्वतंत्रता के सामने लोकमत की लेस मात्र भी परवाह नहीं करता। जीवन आनंद से व्यतीत हो, ये हमारा अभीष्ट है। यदि संसार स्वार्थपरता कहकर उसकी हंसी उड़ाए, निंदा करे, तो मैं उसकी सम्मति को पैरों तले कुचल डालूंगा। आपकी शिष्टता का आधार ही आत्मघात है। आपके घर में चाहे उपवास होता हो, किंतु कोई मेहमान आ जाए तो आप ऋण लेकर उसका सत्कार करेंगे। मैं ऐसे मेहमानों को दूर से ही प्रणाम करूंगा। आपके यहाँ जाड़े में मेहमान लोग प्रायः बिना ओढ़ना बिछौना लिए चले आते हैं। आप स्वयं जाड़ा खाते हैं, पर मेहमान के ओढ़ने बिछाने का प्रबंध अवश्य करते हैं। मेरे लिए अवस्था दुस्सह है। किसी मनुष्य को चाहे वह हमारा निजी संबंधी क्यों न हो, ये अधिकार नहीं कि वह इस प्रकार मुझे असमंजस में डाले। मैं स्वयं किसी से ये आशा नहीं रखता। मैं तो इसे भी सर्वथा अनुचित समझता हूँ कि कोई असमय और बिना पूर्व सूचना दिए मेरे घर आए, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों न हो। आपके यहाँ नित्य 2-4 निठल्ले नातेदार पड़े खाट तोड़ा किए। आपकी जायदाद मटिया मेट हो गई, पर आपने कभी इशारे से उनकी अवहेलना नहीं की। मैं ऐसी घास पात को कदापि न जमने दूंगा जिससे जीवन के पौधे का ह्रास हो, लेकिन वह प्रथा अब काल विरुद्ध हो गई है। ये जीवन संग्राम का युग है और यदि हमको संसार में जीवित रहना है तो हमें विवश होकर नवीन और पुरुषोचित सिद्धांतों के अनुकूल बनना पड़ेगा। ज्ञान शंकर ने नई सभ्यता की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया, उनका वह स्वयं व्यवहार न कर सकते थे, केवल उनमें मानसिक भक्ति रखते थे। प्राचीन प्रथा को मिटाना उनकी सामर्थ्य से परे था। निंदा और परिहास से सिद्धांत में चाहे न डरते हों, पर प्रत्यक्ष उनकी अवज्ञा न कर सकते थे। आतिथ्य सत्कार और कुटुंब पालन को मन में चाहे अपव्यय समझते हों, पर उनके मित्रों तथा संबंधियों को कभी उनकी शिकायत नहीं हुई, किंतु साधारणतः उनका संभाषण विवाद का रूप धारण कर लिया करता था। इसीलिए वे आवेश में ऐसे सिद्धांतों का समर्थन करने लगते जिनका अनुकरण करने का उन्हें कभी साहस न होता। लाला प्रभाशंकर समझ गए कि इनके सामने मेरी कुछ नहीं चलेगी। इसके मन में जो बात ठन गई उसे पूरा करके छोड़ेगा। जिसे कुल मर्यादा की परवाह नहीं, उससे उदारता की आशा रखना व्यर्थ है। दुखित भाव से बोले, बेटा मैं पुराने ज़माने का आदमी हूँ,
तुम्हारी इन नई नई बातों को नहीं समझता। हम तो अपनी मान मर्यादा को प्राणों से भी प्रिय समझते थे। यदि घर में एक दूसरे का सिर काट लेते तो भी अलग होने का नाम नहीं लेते, लेकिन तुम्हारी इसमें हानि हो रही है तो जो इच्छा हो सो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, इतना फिर भी कहूँगा कि अभी 2-4 दिन तक रुक जाओ। जहाँ इतने दिनों तकलीफ़ उठाई है, 2-4 दिन और उठा लो। आज लल्लू के मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। हम लोगों के हाथ पैर फूले हुए हैं, दाना पानी हराम हो रहा। जरा ये आग ठंडी हो जाने दो। ज्ञान शंकर में आत्मश्लाघा की मात्रा अधिक थी। उन्हें संभवतः तुच्छता से घृणा थी, पर यही ममत्व अपना गौरव और सम्मान बढ़ाने के लिए उन्हें कभी कभी धूर्तता की प्रेरणा किया करता था, विशेषतः जब उसके प्रकट होने की कोई संभावना न होती थी। सहानुभूति पूर्ण भाव से बोले, इस विषय में आप निश्चिंत रहें। दया शंकर केवल मुक्त ही नहीं, बरी हो जाएंगे। उधर के गवाह जैसे बिगड़े हैं वह आपको मालूम ही है। इस पर भी सबको शंका थी कि ज्वाला सिंह जरूर दबाव में आ जाएंगे। ऐसी दशा में मुझे कैसे चैन आ सकता था। मैं आज प्रातःकाल उनके पास गया था। परमात्मा ने मेरी लाज रख ली। ये कोई कहने की बात नहीं, पर मैंने अपने सामने फैसला लिखवा कर पढ़ लिया, तब उनका पिंड छोड़ा। पहले तो महाशय देर तक बगले झाँकते रहे, पर मैंने ऐसा फटकारा कि अंत में लज्जित होकर उन्हें फैसला लिखना ही पड़ा। मैंने कहा, महाशय आपने मेरी ही बदौलत बीए की डिग्री पाई है, ये मत भूलिए। यदि आप मेरा इतना भी लिहाज न करेंगे तो मैं समझूंगा कि एहसान उठ गया। प्रभाशंकर ने ज्ञान बाबू को श्रद्धापूर्ण नेत्रों से देखा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि भैया साक्षात सामने खड़े हैं और मेरे सिर पर रक्षा का हाथ रखे हुए हैं। अगर अवस्था बाधक न होती तो वे ज्ञान शंकर के पैरों पर गिर पड़ते और उसे आंसू की बूंदों से तर कर देते। उन्हें लज्जा आई कि मैंने ऐसे कर्तव्यपरायण, ऐसे न्यायशील, ऐसे दयालु, ऐसे देवतुल्य पुरुष का तिरस्कार किया। ये मेरी उदंडता थी। मैंने उससे दया शंकर की सिफारिश करने का आग्रह किया। ये सर्वथा अनुचित था। आजकल के सुशिक्षित युवकगण अपना कर्तव्य स्वयं समझते हैं और अपनी इच्छानुकूल उसका पालन करते हैं। यही कारण है कि उन्हें किसी की प्रेरणा अप्रिय लगती है। बोले, बेटा, ये समाचार सुन के मुझे कितना हर्ष हो रहा है, प्रकट नहीं कर सकता। तुमने मुझे प्राण दान दिया, कुल मर्यादा रख ली, मेरा रोम रोम तुम्हारा अनुग्रहित है। मुझे अब विश्वास हो गया कि भैया देवलोक में बैठे हुए भी मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे अत्यंत खेद है कि मैंने तुम्हें कटु शब्द कहे। परमात्मा मुझे इसका दंड दे, मेरे अपराध क्षमा करे। बुढ़े आदमी चिड़चिड़े हुआ करते हैं, उनकी बातों का बुरा न मानना चाहिए। मैंने अब तक तुम्हारा अंतर स्वरूप न देखा था, तुम्हारे उच्च आदर्श से अनभिज्ञ था। मुझे ये स्वीकार करते हुए खेद होता है कि मैं तुम्हें अपना अशुभ चिंतक समझने लगा था। मुझे तुम्हारी सज्जनता, तुम्हारे भ्रातृ स्नेह और तुम्हारी उदारता का अनुभव हुआ। मुझे इस मति भ्रम का सदैव पछतावा रहेगा। ये कहते कहते लाला प्रभाशंकर का गला भर आया। हृदय पर जमा हुआ बर्फ पिघल गया। आंखों में जल बिंदु गिरने लगे, किंतु ज्ञान शंकर के मुख से सांत्वना का एक शब्द भी न निकला। वह इस कपट अभिनय का रंग भी गहरा न कर सके। प्रभाशंकर की सरलता, श्रद्धालुता, निर्मलता के आकाश में उन्हें अपनी स्वार्थ, अंधता, कपटशीलता, मलिनता अत्यंत कालिमापूर्ण और ग्लानिमयी दिखाई देने लगी। वह स्वयं अपनी ही दृष्टि में गिर गए। इस कपट कांड का आनंद ना उठा सके। शिक्षित आत्मा इतनी दुर्बल नहीं हो सकती। इस विशुद्ध वात्सल्य ध्वनि ने उनकी सोई हुई आत्मा को एक क्षण के लिए जगा दिया। उसने आंखें खोली, देखा कि मन मुझे कांटों में घसीटे लिए चला जाता है। वह अड़ गए, धरती पर पैर जमा दिए, निश्चय कर लिया कि इसके आगे ना बढ़ूंगी। सहसा सैयद इजाज हुसैन मुस्कुराते हुए दीवान खाने में आए। प्रभाशंकर ने उनकी ओर आशा भरे नेत्रों से देखा और पूछा, कहिए कुशल तो है? इजद, सब खुदा का फजलो करम है। लाइए मुँह मीठा कराइए। खुदा गवाह है, सुबह से अब तक पानी का एक कतरा भी हलक के नीचे नहीं गया। बारे खुदा ने आबरू रख ली, बाजी अपनी रही, बेदाग छुड़ा लाए, आँच तक ना आई। हक ये है कि
जितनी उम्मीद न थी उससे ज़्यादा कामयाबी हुई। मुझे ज्वाला सिंह से ऐसी उम्मीद न थी। प्रभाशंकर, ज्ञान ये तुम्हारी सद प्रेरणा का फल है। ईश्वर तुम्हें चिरंजीव करे। इजाद, बेशक बेशक, इस कामयाबी का सेहरा आपके ही सिर है। मैंने भी जो कुछ किया है आपकी बदौलत किया है। आपका आज सुबह को उनके पास जाना काम कर गया। कल मैंने इन्हीं हाथों से तजवीज़ लिखी थी, वह सरासर हमारे खिलाफ थी। आज जो तजवीज़ उन्होंने सुनाई वह कोई और ही चीज़ है। ये सब आपकी मुलाकात का नतीजा है। आपने उनसे जो बातें की, जिस तरीके से उन्हें रास्ते पर लाए, उनकी हर्फ व हर्फ इत्तला मुझे मिल चुकी है। अगर आपने इतनी साफ गोई से काम न लिया होता तो वह हजरत पंजे में आने वाले न थे। प्रभाशंकर, बेटा, आज भैया होते तो तुम्हारा ये सब उद्योग देखकर उनकी गजभर की छाती हो जाती। तुमने उनका सिर ऊंचा कर दिया। ज्ञान शंकर देख रहे थे कि इजाद हुसैन चचा साहब के साथ कैसे दांव खेल रहा है और मेरा मुंह बंद करने के लिए कैसी कपट नीति से काम ले रहा है, मगर कुछ बोल न सकते थे। चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आ रहा था कि मैं ऐसे दुर्बल प्रकृति के मनुष्य को उसके कुटिल स्वार्थ साधन में योग देने पर बाध्य हो रहा हूँ। मैंने कीचड़ में पैर रखा, प्रतिजंग नीचे की ओर फिसलता जा रहा हूँ। जब तक इलाके का प्रबंध लाला प्रभाशंकर के हाथों में था, वह गौस खां को अत्याचार से रोकते रहते थे। अब ज्ञान शंकर मालिक और मुख्तार थे। उनकी स्वार्थ प्रियता ने खां साहब को उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया था। बरसांत पर उन्होंने बड़ी निर्दयता से लगान वसूल किया। एक कौड़ी भी बाकी न छोड़ी। जिसने रुपए न दिए थे या न दे सका, उस पर नालिश की, कुर्की कराई, 1 का 1.5 वसूल किया। सिक्मी आसामियों को समूल उखाड़ दिया और उनकी भूमि पर लगान बढ़ाकर दूसरे आदमियों को सौंप दिया। मौरूसी और दखलीकार आसामियों पर भी कर वृद्धि के उपाय सोचने लगे। वे जानते थे कि कर वृद्धि भूमि की उत्पादक शक्ति पर निर्भर है और इस शक्ति को घटाने बढ़ाने के लिए केवल थोड़ी सी वाक चतुरता की आवश्यकता होती है। सारे इलाके में हाहाकार मच गया। कर वृद्धि के पिशाच को शांत करने के लिए लोग नाना प्रकार के अनुष्ठान करने लगे। प्रभात से संध्या तक खां साहब का दरबार लगा रहता। वह स्वयं मसनद लगाकर विराजमान होते। मुंशी मौजी लाल पटवारी उनके दाहिनी ओर बैठते, सुखू चौधरी बाईं ओर। ये महानुभाव गांव के मुखिया सबसे बड़े किसान और सामर्थी पुरुष थे। आसामियों पर उनका बहुत दबाव था, इसलिए नीति कुशल खां साहब ने उन्हें अपना मंत्री बना लिया। यह त्रिमूर्ति समस्त इलाके की भाग्य विधायक थी। खां साहब पहले अपने अवकाश का समय भोग विलास में व्यतीत करते थे। अब यह समय कुरान का पाठ करने में व्यतीत होता है। जहाँ कोई फकीर रहा भिक्षुक द्वार पर खड़ा भी न होने पाता, वहाँ अब अभ्यागतों का उदारपूर्ण सत्कार किया जाता। कभी कभी वस्त्रदान होता। लोक सिद्धि ने परलोक बनाने की सद इच्छा उत्पन्न कर दी थी। अब खां साहब को विदित हुआ कि इस इलाके को विद्रोही समझने में मेरी भूल थी। ऐसा बिरला ही कोई आसामी था जिसने उनकी चौखट पर मस्तक न नवाया हो। गांव में 10-12 घर ठाकुरों के थे। उनमें लगान बड़ी कठिनाई से वसूल होता था, किंतु इजाफा लगाने की खबर पाते ही वह भी दब गए। डपट सिंह उनके नेता थे। वह दिन में 10-5 बार खां साहब को सलाम करने आया करते थे। दुखरन भगत सिंह को जल चढ़ाने जाते समय पहले चौपाल का दर्शन करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। बस अब समस्त इलाके में कोई विद्रोही था तो मनोहर, और उसका कोई बंधु था तो कादिर। वह खेत से लौटता तो कादिर के घर जा बैठता, अपने दिनों को रोता। इन दोनों मनुष्यों को साथ बैठे देखकर सुखू चौधरी की छाती पर सांप लौटने लगता। वह ये जानना चाहते थे कि इन दोनों में क्या बातें हुआ करती हैं। अवश्य दोनों मेरी ही बुराई करते होंगे। उन्हें देखते ही दोनों चुप हो जाते। इसमें चौधरी के संदेह की और भी पुष्टि हो जाती थी। हाँ, सामने कादिर का नाम शैतान रख छोड़ा था और मनोहर को काला नाग कहा करते थे। काले नाग का तो उन्हें बहुत भय नहीं था, क्योंकि एक चोट से उसका काम तमाम कर सकते थे, मगर शैतान से डरते थे, क्योंकि उस पर चोट करना दुस्तर था। उस जवार में कादिर का बड़ा मान था। वह बड़ा नीति कुशल, उदार और दयालु था।
इसके अतिरिक्त उसे जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। यहाँ हकीम, वैद्य, डॉक्टर जो कुछ था वही था। रोग निदान में भी उसे पूर्ण अभ्यास था। इससे जनता की उसमें बड़ी विशेष श्रद्धा थी। एक बार लाला जटाशंकर कठिन नेत्र रोग से पीड़ित थे। बहुत प्रयत्न किए पर कुछ लाभ न हुआ। कादिर की जड़ी बूटियों ने एक ही सप्ताह में इस असाध्य रोग का निवारण कर दिया। खां साहब को भी एक बार कादिर के ही नुस्खे ने प्लेग से बचा लिया था। खां साहब इस उपचार से तो नहीं, पर कादिर की सर्वप्रियता से सशंक रहते थे। वह सदैव इसी धेड़-धुन में रहते कि शैतान को कैसे पंजे में लाऊं। किंतु कादिर निश्चित और निशंक अपने काम में लगा रहता। उसे एक क्षण के लिए भी यह भय न होता कि गांव के जमींदार और कारिंदा मेरे शत्रु हो रहे हैं। उनकी शत्रुता मेरा सर्वनाश कर सकती है। यदि इस समय भी दैव योग से खां साहब बीमार पड़ जाते तो वह उनका इशारा पाते तुरंत उनके उपचार और सेवा में दत्तचित्त हो जाता। उसके हृदय में राग और द्वेष न था, न इस बात की परवाह थी कि मेरे विषय में कैसे कैसे मिथ्यालाप हो रहे हैं। वह गांव में विद्रोह अग्नि भड़का सकता था, खां साहब और उसके सिपाहियों की खबर ले सकता था। गांव में ऐसे उदंड नव युवक थे जो उस अनिष्ट के लिए आतुर थे, किंतु कादिर उन्हें संभाले रहता था। दीन रक्षा उनका लक्ष्य था, किंतु क्रोध और द्वेष को उभाड़ कर नहीं, वरन सद्व्यवहार तथा सत्य प्रेरणा से। मनोहर की दशा इसके प्रतिकूल थी। जिस दिन से वह ज्ञान शंकर की कठोर बातें सुनकर लौटा था, उसी दिन से विकृत भावनाएं उसके हृदय और मस्तिष्क में गूंजती रहती थी। एक दीन मर्माहत पक्षी था जो घाव से तड़प रहा था। वह अपशब्द उसे एक क्षण भी नहीं भूलते थे। वह ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता था। मैं जानता था कि सबलों से बैर बढ़ाने में मेरा ही सर्वनाश होगा, किंतु इस समय उसकी अवस्था उस मनुष्य की सी हो रही थी जिसके झोपड़े में आग लगी हो और वह उसके बुझाने में असमर्थ होकर शेष भागों में भी आग लगा दे कि किसी प्रकार इस विपत्ति का अंत हो। रोगी अपने रोग को असाध्य देखता है तो पथ्यापथ्य की बेड़ियों को तोड़कर मृत्यु की ओर दौड़ता है। मनोहर चौपाल के सामने से निकलता तो अकड़ कर चलने लगता। अपनी चारपाई पर बैठे हुए कभी खां साहब या गिरधर महाराज को आते देखता तो उठकर सलाम करने के बदले पैर फैलाकर लेट जाता। सावन में उसके पेड़ों के आम पके, उसमें सब आम तोड़कर घर में रख लिए। जमींदार का चिरकाल से बंधा हुआ चतुर्थांश न दिया, और जब गिरधर महाराज मांगने आए तो उन्हें दुत्कार दिया। मैं सिद्ध करना चाहता था कि मुझे तुम्हारी धमकियों की जरा भी परवाह नहीं। कभी कभी 9-10 बजे तक उसके द्वार पर गाना होता, जिसका अभिप्राय केवल खां साहब और सुक्खू चौधरी को जलाना था। बलराज को अब यह स्वेच्छाचार प्राप्त हो गया जिसके लिए पहले उसे झिड़कियाँ खानी पड़ती थी। उसके रंगीले सहचरों का यहाँ खूब आदर सत्कार होता। भंग छनती, लकड़ी के खेल होते, लावनी ख्याल की तानें उड़ती, इफली बजती। मनोहर जवानी के जोश के साथ इन जमघटों में सम्मिलित होता। यही दोनों पक्षों के विचार विनिमय के माध्यम थे। खां साहब को एक एक बात की सूचना यहाँ की हो जाती, यहाँ का एक एक शब्द वहाँ पहुँच जाता। ये गुप्त चालें आग पर तेल छिड़कती रहती। खां साहब ने एक दिन कहा, आजकल जो उधर गुलछर्रे उड़ रहे हैं, बेदखली का सम्मन पहुँचेगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे। मनोहर ने उत्तर दिया, बेदखली की धमकी दूसरों को दे। यहाँ हमारे खेत के मेड़ों पर कोई आया तो उसके बाल बच्चे उसके नाम को रोएंगे। एक दिन संध्या समय मनोहर द्वार पर बैठा हुआ बैलों के लिए कड़वी छाट रहा था। बलराज अपनी लाठी में तेल लगाता था कि ठाकुर डपट सिंह आकर माचे पर बैठ गए और बोले, सुनते हैं डिप्टी ज्वाला सिंह हमारे बाबू साहब के पुराने दोस्त हैं। छोटे सरकार के लड़के थानेदार थे, उनका मुकदमा उन्हीं के इजलास में था, आज बरी हो गए। मनोहर, रिश्वत तो साबित हो गई ना? डपट सिंह, हाँ साबित हो गई थी। किसी को उनके बरी होने की आशा न थी, पर बाबू शंकर ने ऐसी सिफारिश पहुंचाई कि डिप्टी साहब को मुकदमा खारिज करना पड़ा। मनोहर, हमारे परगने का हाकिम भी तो वही डिप्टी है। डपट, हाँ इसी की तो चिंता है। इजाफा लगान का मामला उसी के इजलास में जाएगा और ज्ञान बाबू अपना पूरा जोर लगाएंगे।
इजाफे के लगान का मामला उसी के इजलास में जाएगा और ज्ञान बाबू अपना पूरा जोर लगाएंगे। मनोहर, तब क्या करना होगा? डपट, कुछ समझ में नहीं आता। मनोहर, ऐसा कोई कानून नहीं बन पाता कि बेसी का मामला इन हाकिमों के इजलास में ना पेश हुआ करे। हाकिम लोग आप भी तो जमींदार होते हैं, इसलिए वे जमींदारों का पक्ष करते हैं। सुनते हैं लाट साहब के यहाँ कोई पंचायत होती है, ये बातें उस पंचायत में कोई नहीं कहता। सुनते हैं लाट साहब के यहाँ कोई पंचायत होती है, ये बातें उस पंचायत में कोई नहीं कहता। डपट, वहाँ भी तो सब जमींदार होते हैं, काश्तकारों की फरियाद कौन करेगा? मनोहर, हमने तो ठान लिया कि एक कौड़ी भी नहीं देंगे। बलराज ने लाठी कंधे पर रखकर कहा, कौन इजाफा करेगा? सिर तोड़ के रख दूंगा। मनोहर, तू क्यों बीच में बोलता है? तुझसे तो हम नहीं पूछते। ये तो ना होगा कि सांझ हो गई, लाओ भैंस धो लूँ, बैल की नाद में पानी डाल दूँ। ये बेबात की बात बकता है। ठाकुर से, ये लौंडा घर का रत्ती भर काम नहीं करता, बस खाने भर का घर से नाता है, मटर गश्ती क्या करता। डपट, मुझसे क्या कहते हो? मेरे यहाँ 3-3 मूसल चंद हैं। मनोहर, मैं तो एक कौड़ी बेसी न दूंगा और न ही खेत छोड़ूंगा। खेत के साथ जान भी जाएगी और 2-4 के साथ लेकर जाएगी। बलराज, किसी ने हमारे खेतों की ओर आंख भी उठाई तो कुशल नहीं। मनोहर फिर बीच में बोला, बलराज, क्यों ना बोलूं? तुम तो 2-4 दिन के मेहमान हो, जो कुछ पड़ेगी वह हमारे सिर पड़ेगी। जमींदार कोई बादशाह नहीं है कि चाहे जितनी ज़बरदस्ती करे और वह मुंह ना खोले। इस ज़माने में तो बादशाहों का भी इतना अख्तियार नहीं है। जमींदार किस गिनती में है? कचहरी दरबार में कहीं सुनवाई नहीं है तो लाठी दिखलाकर ये तो कहीं नहीं गई है। डपट, कहीं खां साहब ये बात सुन ले तो गजब हो जाए। बलराज, तुम खां साहब से डरो, यहाँ उनके दबल नहीं है। खेत में चाहे कुछ उपज हो ना हो, बेसी होती चली जाए, ऐसा क्या अंधेर है? सरकार के घर कुछ तो न्याय होगा। किस बात पर बेसी मंजूर करेंगे? डपट, अनाज का भाव नहीं चढ़ गया है। बलराज, भाव चढ़ गया तो मजदूरों की मजदूरी भी चढ़ गई है, बैलों का दाम भी बढ़ गया है, लोहे लक्कड़ का दाम भी तो चढ़ गया है। ये किसके घर से आएगा? इतने में तो कादिर मियाँ घास का गट्ठर सिर पर रखे हुए आकर खड़े हो गए। बलराज की बातें सुनी तो मुस्कुराकर बोले, भांग का दाम भी तो चढ़ गया है, चरस भी तो महंगी हो गई है, कत्था सुपारी भी तो दूने दाम में बिकती है, इसे क्यों छोड़े जाते हो? मनोहर, हाँ कादिर दादा, तुमने हमारे मन की बात कही। बलराज, तो क्या अपनी जवानी में तुम लोगों ने बूटी भांग ना पी होगी? या सदा इसी तरह एक जून चबेना दूसरे जून रोटी साग खाकर दिन काटे और तुम जमींदार के गुलाम बने रहो उस जमाने में? और कर ही क्या सकते थे? ना अपने खेत में काम करते, किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करते। अब तो शहरों में मजदूरों की मांग है, रुपया रोज खाने को मिलता है, रहने को पक्का घर अलग। अब हम जमींदारों की धौंस क्यों सहें, क्यों भरपेट खाने को तरसें? कादिर, क्यों? मनोहर, क्या खाने को नहीं देते? बलराज, यह भी कोई खाना है कि आदमी खाए और घर के सब आदमी उपास करें? गांव में सुक्खू चौधरी को छोड़कर और किसी के घर दोनों बेला चूल्हा जलता है? किसी के घर एक जून चबेना मिलता है? कोई चुटकी भर सत्तू फाँक कर रह जाता, दूसरी बेला पर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती। कादिर, भाई बलराज बात तो सच्ची कहता है, इस खेती में कुछ नहीं रह गया, मजदूरी भी नहीं पड़ती। अब मेरे ही घर देखो, कुल छोटे बड़े मिलाकर 10 आदमी हैं, 5-5 रुपये भी कमाते तो 100 रुपये साल भर के होते, खा पी कर 50 रुपये बचे ही रहते। लेकिन इस खेती में रात दिन लगे रहते हैं, फिर भी किसी को भरपेट दाना नहीं मिलता। डपट, बस एक मर्जाद रह गई है, दूसरों की मजदूरी नहीं करते बनती, इसी बहाने किसी तरह निवाह हो जाता। नहीं तो बलराज की उम्र में हम लोग खेत के डाँड़ पर न जाते थे। न जाने क्या हुआ कि ज़मीन की बरकत उठ गई। जहाँ बीघा पीछे 20-20 मन होते थे, वहाँ अब 4 मन से के आगे नहीं होता। मनोहर, सरकार को ये हाल मालूम होता तो ज़रूर काश्तकारों पर निगाह करती। कादिर, मालूम क्यों नहीं, रत्ती रत्ती भर का पता लगा लेती है। डपट, हंसकर बलराज से कहो सरकार के दरबार में हम लोगों की ओर से फरियाद कराएं। बलराज, तुम लोग तो ऐसी हंसी उड़ाते हो मानो काश्तकार कुछ होता नहीं, वह जमींदार की बेगारी ही भरने के लिए बनाया गया है।
लेकिन मेरे पास जो पत्र आता है उसमें लिखा है कि रूस देश में काश्तकारों का राज है। वह जो चाहते हैं करते हैं। उसी के पास कोई और देश बलगारी है। उसी के पास देश की बागडोर है। वहाँ अभी हाल की बात है, काश्तकारों ने राजा को गद्दी से उतार दिया और अब किसानों और मजदूरों की पंचायत करती है। कादिर कौतूहल से, तो चलो ठाकुर उसी देश चलें, वहाँ माल गुजारी ना देनी पड़ेगी। डपट, वहाँ के काश्तकार बड़े चतुर और बुद्धिमान होंगे, तभी राज संभालते होंगे। कादिर, मुझे तो विश्वास नहीं होता। मनोहर, हमारे पत्र में झूठी बातें नहीं होती। बलराज, पत्र वाले झूठी बातें लिखें तो सजा पाएं। मनोहर, जब उस देश के किसान राजा का बंदोबस्त कर लेते हैं तो क्या हम लोग लाट साहब से अपना रोना भी नहीं रो सकेंगे? कादिर, तहसीलदार साहब के सामने तो मुंह नहीं खुलता, लाट साहब से कौन फरियाद करेगा? बलराज, तुम्हारा मुंह ना खुले, मेरी लाट साहब से बातचीत हो तो सारी कथा कह सुनाऊं। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी इसे करें। और ये भी लिखें कि आप क्या सुनना चाहते हैं। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।